हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और 16 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने है और इसको पूरा डिस्कस करेंगे। सारे आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। इसकी जो पीपीटी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये वाला टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो कि सीएससी के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की जाती है तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसकी कॉस्ट भी 15 रुपीज़ है। पहले 10 रुपीज़ थी लेकिन अब 15 रुपीज़ है, क्योंकि इसके जो मार्केट प्राइस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप ऑफिशियल साइट से परचेज़ करते हो तो 80 रुपीज़ की ये मैगज़ीन आपको पड़ती है, पर यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको मतलब एक्सेस होने से मतलब है वो कैसे भी हो तो वही चीज़ निकल करके आती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स या फिर कैसी कैसी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की हो जाती हैं। तो ये सब मैगजीन्स हो गई। तो पहला जो आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर है वो आपको बताता है मेक स्टील फ्यूचर रेडी। देखो, स्टील है, आयरन है, ये सब चीज़ों का जब प्रोडक्शन करते हैं या फिर इससे अलग अलग तरीके के जो कह सकते हैं कि गार्डर्स वगैरह बनते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान बनता है, तो सबकी प्रोसेसिंग में भारी मात्रा में जो कार्बन है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आपको जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है, ओके, स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डीकार्बोनाइज करना है। वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम से कम होना चाहिए। और इस बारे में हम फोकस करेंगे COP27 की जो आने वाली मीटिंग है इजिप्ट के अंदर में, उसमें हम इस बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। अब इसमें आर्टिकल की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि दिस टाइम आई वांट टू डिस्कस द ओपिनियन फॉर डीकार्बोनाइजिंग इंडियाज़ आयरन एंड स्टील सेक्टर। तो इंडिया का आयरन और स्टील सेक्टर वो भी डीकार्बोनाइज हो, क्योंकि सीएसई के हिसाब से अगर हम देखें तो 2030 तक अगर हमें CO2 को बेसिकली कम करना है तो हमें जो है वो हर एक सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। और इवन स्टील पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्टील की अगर हम बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है। ओके, ब्रिज वगैरह बनाना है तो उसमें इस्तेमाल यहाँ पर होगी। और हम हाल ही में जो है वो गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, उतना ही ज़्यादा कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो कुल मिला के हमें इस सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर है। इन्होंने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग इंडिया आयरन एंड स्टील सेक्टर, स्पेशल रिपोर्ट स्टील आयरन सेक्टर पर रिलीज़ की। और ये बताया कि आयरन और स्टील जो है वो इमिशंस का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। लगभग 7% टोटल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है वो आयरन और स्टील सेक्टर से यहाँ पर होता है। इंडिया के अंदर जो ये सेक्टर है इसका लगभग 5% शेयर है। और 2016 के डाटा के हिसाब से देखें तो इंडिया में जो 5% शेयर है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से यहाँ से निकल करके आता है। इंडिया इज सेकंड इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर में दिया जा सकता है और आपसे सही गलत पूछा जा सकता है। और मतलब हम जो है वो सेकेंड आ रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर में, बट इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो चाइना की तुलना में बहुत ही कम है। चाइना इंडिया से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इन 2019 इट प्रोड्यूस्ड 1050 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील अगेंस्ट इंडिया ने सिर्फ 100 मिलियन टन ही यहाँ पर उगाया, मतलब प्रोड्यूस किया। तो ऐसा सब माइन्यूट डाटा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि चाइना इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर। ओके, और फर्स्ट नंबर पर आता है ग्लोबल प्रोडक्शन के अंदर में। ओके, तो इंडिया को अपना जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और अलग अलग तरीके की स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, बट उन सब की वजह से एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट कम से कम पड़े उसका भी ध्यान हमें यहाँ पर रखना है। ओके, तो इमिशन की अगर हम बात करें तो आयरन और स्टील का इज़ लाइक दैट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज़। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज से और इमिशन होता है, ऐसा ही इमिशन यहाँ से भी होता है। स्टील के अंदर में भी फ्यूल लाइक कोल है, गैस है, इन सब का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है फर्नेस वगैरह के अंदर में, जिसकी वजह से इमिशन जो है वो निकल करके आते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 द इंडस्ट्रियल यूनिट विल प्रोड्यूस। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि कितना CO2 यहाँ पर रिलीज होगा। व्हेन आयरन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ ब्लास्ट फर्नेस एंड देन स्टील थ्रू अ बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, दिस इज द प्रोसेस। ओके, ये एक रूट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। ओके, इसमें जो है वो CO2
प्रोड्यूसिंग कोल इज नीडेड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू टर्न द ओर इनटू मेटल। तो अयस्क से धातु बनाने के लिए आपको उसको जलाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। ओके, अलग अलग तरीके की विधियां अपनानी पड़ती हैं, तो उसमें जो है वो भारी मात्रा में CO2 यहाँ पर रिलीज होती है। ऐसे ही कुछ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं आयरन की, लाइक डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, DRI इसको कहते हैं, या फिर स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। तो आपको जस्ट ये प्रोसेस का नाम याद रख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आयरन को लिक्विफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली पहले क्या होता है कि ओर है, उसको यहाँ पर उसमें से जो अशुद्धियाँ उसको हटाएंगे, फिर यहाँ पर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके मॉडल वगैरह बना करके उससे ढांचे वगैरह तैयार करके और फाइनल प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो इसको लिक्विफाइड करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। बट आयरन इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोल और गैस एंड देन टू प्रोड्यूस स्टील थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क एंड इंड्यूस्ड फर्नेस। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कोई इसमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है कि क्या हो रहा है, बट आप समझो कि इंडिया का जो ये सेक्टर है आयरन और स्टील का, भारी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यहाँ पर करता है। ओके, तो ये जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी अगर हम देखें तो कोल बेस्ड है, मतलब सब जो बीच में गलाने का काम है या और ठीक है लिक्विड में करने का काम है, वो सब कोल जला करके यहाँ पर किया जाता है। तो इसको क्लीन करने के कुछ तरीके भी यहाँ पर हो सकते हैं, लाइक कोल की जगह आप जो है वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, रिन्यूएबल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन को बनाने के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। कुछ मेथड जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी सेम टू सेम है कि अगर आप जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो उस मेथड से आप पता लगा सकते हो कि भाई आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कैसे डिकार्बोनाइज यहाँ पर किया जाए। तो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे क्लीन फ्यूल यहाँ पर आ सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हो। और स्टील का जो बिजनेस है उसको रिसाइकिल भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसाइकलिंग तो आसान हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टील के सामान होते हैं वो सब जब उन पर रस्टिंग वगैरह हो जाती है या फिर उनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो उसको रिसाइकिल भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कुछ एक पॉइंट है, मतलब समझो कि अब बात जो है वो स्टील सेक्टर पर आ गई है। इससे पहले मैंने आपको जो जैगरी होता है, गुड़ वगैरह, वहाँ से भी भारी मात्रा में CO2 का इमिशन होता है, वो रूरल इंडस्ट्री का पार्ट बनता है, लेकिन उस पर भी एक्शन लेने की बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा बात करें आगे तो क्रोनिक फ्लड्स थ्रेटन नाइजर डेल्टा। तो नाइजर एक अपने आप में कंट्री है, ओके, और अपने आप में रिवर भी है, और वहाँ का जो डेल्टा है वहाँ डेल्टा में काफ़ी भारी मात्रा में ऑयल पाया जाता है, लेकिन हाल ही में फ्लड्स जो हैं वो उसके आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कम्युनिटीज़ को सेफगार्ड हम कर नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो वल्नरेबल और हेल्पलेस भी यहाँ पर छूट चुके हैं। ओके, तो ये जो रीज़न है नाइजर डेल्टा का, अपना जो रीज़न है पूरा का पूरा, जितने भी एरिया में डेल्टा जो है वो फैला हुआ है, कुछ कोस्टल कम्युनिटीज़ होंगी, ओके, क्योंकि डेल्टा है। इसके अलावा जहाँ पर फ्लड हैं वो का सराउंडिंग है वो वहाँ पर रहते हैं, अटलांटिक के कोस्ट पर कह सकते हो, सदर्न नाइजीरिया पर कह सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी भारी दिक्कत यहाँ पर निकल करके आती है। यहाँ पर मैनग्रोव के फॉरेस्ट भी हैं, अफ्रीका के सबसे बड़े मैनग्रोव के फॉरेस्ट आपको यहीं डेल्टा किनारे पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी कुछ प्रोटेक्शन ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको पता है कि मैनग्रोव जो है एज अ बैरियर काम करते हैं नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट, बट समझो कि क्लाइमेट इतनी तेज़ी से यहाँ पर चेंज हो रहा है कि इनका रोल भी यहाँ पर लगातार कम होता चला जा रहा है। ओके, बट फिलहाल डिस्कशन का ये मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ऑयल रिच रीजन के अंदर में लगातार फ्लड्स हर साल देखने के लिए मिल रहे हैं, बट इस बार जो एपिसोड्स यहाँ पर आए हैं वो बहुत लंबे समय तक जो है वो रुक रहे हैं। जैसे कह सकते हो कि जो लाइक फ्लड्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है वो लगातार बढ़ रही है, और लंबे समय तक फ्लड्स जो हैं वो परसिस्टेंट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर जो फूड क्रॉप्स उगती होंगी उनको भी नुकसान होगा। खैर नाइजीरिया की बात है, हम इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं पता नहीं। ओके, बट यहाँ पर दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ, ग्लोबल चेंजेस के बारे में पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज के, तो हमारे पास और भी बेहतर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, लाइक सी लेवल राइज के कारण जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उन पर असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, लिखा हुआ है फ्यूल प्राइसेस टू सोर एज ओपेक अनाउंसेस प्रोडक्शन कट। पहले से ही जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हुए हैं। उसके अलावा जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ओके, उन सभी ने जो है वो कहा है कि हम अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर रहे हैं। प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पर आप समझो कि सप्लाई भी जो है वो कम हो जाएगी, और डिमांड तो लगातार बढ़ ही रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे।
पहले से ही दिक्कत है, ऊपर से ये दिक्कत भी निकल करके आ रही है। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की कि आखिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया क्या गया है। तो ये काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरब है, रशिया है, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को लगातार कम करेंगी, और यूएस वगैरह ने कहा है कि भाई ऐसा मत करो, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया 85% ऑफ द ऑयल इम्पोर्ट करता है। पहले से ही भारी जो शॉर्टेज है एनर्जी की वो हमारे पास है, हम इससे ज़्यादा और यहाँ पर सह नहीं सकते। हायर ऑयल प्राइस जो है वो कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट करेंगे। वैसे ही तेल 100 के पार चल रहा है, और मुसीबत आई तो 150 तक पहुँचने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, और डोमेस्टिक पेट्रोलियम कंपनीज़ को भी यहाँ पर हिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो भी कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन वगैरह करके यहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो उन पर भी असर जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। खैर, थोड़ा सा पॉइंट याद रखो। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2022 के, और 9 लोगों को टोटल मिले। 2 ग्रुप्स इसके अंदर में शामिल थे। टोटल 11 जो हैं वो अवार्ड्स यहाँ मतलब 11 लोगों को अवार्ड्स दिए गए। बाकी नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं। तो आपके लिए क्या है कि ये तो कॉमन है, हर कोई पढ़ के जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आप जस्ट इस आर्टिकल को देख लेना। ये सब नाम पढ़ने पड़ते हैं कि किसको मिला, कैसे मिला। ओके, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे साइंस रिपोर्टर मैगजीन वगैरह के अंदर। इस पर्टिकुलर मैगजीन में भी जो आपका फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पर अवार्ड मिलता है उसको काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, तो उसको आगे देख लेंगे। ओके, वैसे सब दिया है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो है वो इनको मिला। ओके, क्वांटम स्टेट वगैरह के लिए, और ऐसे ही मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए कुछ बेल्जियम वगैरह की जो कुछ एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पर मिला। ओके, तो ये कॉमन चीज़ें, ये तो सब आप पढ़ते ही हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको जस्ट पढ़ना है। या ये आर्टिकल आ जाता है, लिखा हुआ है ला नीना विंटर्स ऑन द राइज। तो ला नीना के बारे में आपको पता है। ला नीना जो है वो अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का एक फ़ेज़ है। ओके, दूसरा फेज़ जो है वो अल नीनो होता है। ओके, तो लगातार इसको पिछले 2-3 सालों से जो है वो कवर कर रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द 3-पीट ला नीना। तो ये एक स्पेशल टर्म निकाली है, दिस कॉल्ड द 3-पीट ला नीना। आप इसको ट्रिपल डिप भी कह सकते हो। ओके, इसको आप ट्रिपल डिप भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले 3 सालों से लगातार ला नीना की कंडीशन बनना, उसको कहते हैं 3-पीट। अगर अगले साल भी ला नीना की कंडीशन रही तो इसको हम कहेंगे 4-पीट ला नीना, या फिर कह सकते हो कि 4th डिप। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो निकल करके आ रही है। तो पिछले 3 सालों से ला नीना की कंडीशन बनी हुई है। 3rd विंटर इन अ रो वेयर पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर ला नीना की साइकिल जो है वो चल रही है। ऐसा पहले 1950 में हुआ था, और उसके बाद अब देखने के लिए मिल रहा है। जो ला नीना होता है वो अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का कूलर फेज़ होता है, और जो अल नीनो है वो वार्मर फेज़ होता है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, सभी पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो कॉमन है। ओके, ला नीना का भी इम्पैक्ट पड़ेगा और अल नीनो का भी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। अल नीनो और ला नीना पूरी तरीके से रेनफॉल के पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। कुछ एरियाज़ में फ्लडिंग होती है, कुछ एरियाज़ में ड्रॉट्स जो है वो यहाँ पर निकल करके आते हैं। एक ला नीना जो है विंटर में बेसिकली देखने के लिए मिलता है। ओके, तो जब विंटर यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट होता है तब ला नीना के इम्पैक्ट इंडिया के अंदर में भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो देख सकते हो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे की ऐसी ही प्रीलिम्स के अंदर में दी जा सकती है कि ये ला नीना विंटर टेंड्स टू बी कूलर एंड वेटर इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। मतलब पैसिफिक का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ पर जो है वो कूलर एटमॉस्फेयर रहेगा, और जो यूएस का साउथ वेस्ट है वहाँ पर हॉटर एंड ड्रायर कंडीशंस जो हैं वो रहेंगी। ओके, इसके अलावा कंडीशंस जो हैं वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर में ड्रायर रह सकती हैं। अब ये कैसे रहेंगी भाई, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ला नीना वगैरह के बारे में वो पढ़ने का भी फ़िलहाल कोई ना टाइम है, ना मकसद, और ना ही ये एक राइट प्लेस है जिसके बारे में बताया जाए। बट ठीक है, अल नीनो यहाँ पर है तो इसके बारे में आपको पता चला कि व्हाट इज़ द 3-पीट। ओके, बाकी ये कंडीशंस जो है वो हर एरिया में अलग अलग यहाँ पर रहेंगी। ओके, तो मॉनसून का सीज़न इंडिया के अंदर में एक्सटेंड हो जाता है। ये ला नीना का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर यहाँ पर है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज से लिंक है? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज से लिंक है। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं अभी इसके ऊपर और भी स्टडी कर रहे हैं, बट डायरेक्टली जो है वो ये आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जो है वो निकल करके आता है। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा याद रखो। ला नीना के ऊपर क्वेश्चन निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 1950 के बाद ये अब देखने के लिए मिला है कि 3 बार लगातार 3 साल देखने के लिए मिला। ओके, इसके
बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स अक्रॉस द ग्लोब हैव फाउंड दैट पार्ट्स ऑफ द प्लेनेट आर नाउ एक्सपीरियंस ओकेजनल मेगा ड्रॉट्स। तो जगह जगह पर बड़े ड्रॉट्स जो हैं वो उनकी कंडीशन देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ इलाके परमानेंटली ड्राई हो गए हैं, कुछ इलाके जो हैं वो धीरे धीरे वार्म यहाँ पर हो रहे हैं और ड्राई होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो रेड कलर में रीजन्स दिखाए गए हैं वो परमानेंटली ड्राई हो चुके हैं और जो येलो कलर में है वो अभी होने की कगार पर हैं। साउथ एशिया देख सकते हो कि अभी फुल्ली ड्रॉट एरिया नहीं है लेकिन होने की कगार पर है। सेंट्रल एशिया जो कि पूरा का पूरा गोबी डेजर्ट से ढका हुआ है, वहाँ पर कंडीशंस हार्श हैं। नॉर्दर्न चाइना में भी डेजर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया की हालत भी ख़राब नज़र आती है। तो जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं कर लेंगे, बाकी को इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम 2050 तक जितना भी एविएशन सेक्टर है उसको नेट ज़ीरो कर देंगे। मतलब वहाँ से CO2 का इमिशन जो है वो ना के बराबर होगा, या जो इमिशन होगा उसके एवज में हम जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन भी यहाँ पर कर लेंगे। लगभग 193 मेंबर्स कंट्रीज़ इसके अंदर में जो है वो जुड़ी हुई है। मॉन्ट्रियल में मीटिंग हुई, उसके अंदर में ये सब डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो 2.5% ग्लोबल कार्बन इमिशन में कंट्रीब्यूट यहाँ पर करती है। तो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट होने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जितने भी एयरप्लेन्स हैं वो अपर एल्टीट्यूड में यहाँ पर जो हैं वो उड़ते हैं और अपर एल्टीट्यूड में डायरेक्टली जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स सर्कुलेशन है उसमें कार्बन यहाँ पर पहुँच जाता है। जो वाहन वगैरह होते हैं जो धरती पर चलते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, धरती से ऊपर जाता है। ओके, पॉल्यूशन को पहुंचने में भी टाइम लगता है तो कंटेन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत काफ़ी नज़र आती है। और हालांकि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी निकल कर के आया कि कोई वीक फ्रेमवर्क है, लीगली बाइंडिंग भी नहीं किया तो कैसे करोगे, ओके वगैरह वगैरह। खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन द 9 डेज बिटवीन 24 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 9 दिन हो गए। तो यहाँ पर जो 13 सदर्न राइट व्हेल्स होती हैं वो इस गल्फ की खाड़ी में जो है वो आपको देखने के लिए मिला। अर्जेंटीना में है तो वहाँ पर जो है वो मर गई। ओके, तो 13 सदर्न राइट व्हेल्स जो हैं उनकी डेथ देखने के लिए मिली नुएवो गल्फ के अंदर में, जो कि सदर्न जो अर्जेंटीना है वहाँ पर यहाँ पर पड़ता है। ये बेसिकली मैमल्स के लिए एक बड़ा सेंचुरी और ब्रीडिंग ग्राउंड है ये वाली गल्फ। ओके, बट सिचुएशन यहाँ पर ख़राब देखने के लिए मिली है। जो वेल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है वो ऑटोप्सी कर रहा है, फिर पता चलेगा कि भाई कैसे हुआ, क्या कोई टॉक्सिसिटी यहाँ पर हुई, ओके, क्या कोई हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो गया हो जिसको रेड टाइड भी कहते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। यूट्रोफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। इंजरी वगैरह के साइन तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट फिर वही है अभी इस पर PhD नहीं करनी। इसके अलावा बात करें तो इन्हें बिलो टू इंडिजीनियस लैंड राइट्स, देखो तंजानिया की सरकार ने अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था कि जो मसाई कम्युनिटी है उसको इविक्ट कर दिया और इविक्ट करके वहाँ पर एक लग्जरी गेम रिजर्व बनाने की बात कही थी। तो मसाई ट्राइब जो है वो कोर्ट में गई वहाँ पर और जस्टिस मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ का जो कोर्ट है उन्होंने भी कह दिया है कि मसाई जो पीपल है उनको इविक्ट करना बिल्कुल सही है। यहाँ पर बनेगा तो सिर्फ गेम रिजर्व ही यहाँ पर बनेगा और ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है बेसिकली, और सेरेंगेटी जो नेशनल पार्क है उसके आसपास का एरिया निकल करके आता है। ओके, इस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील जो है वो हायर कोर्ट्स के अंदर में डाली गई है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट आप समझो कि अभी दुनिया जो है वो उतनी अवेयर है नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर कोर्ट्स के जजमेंट ऐसे होंगे तो विश्वास किस पर किया जाएगा। खैर, चाइना की बात करें तो चाइना फिर स्पेस में एक छलांग मार चुका है और उसने अपनी खुद की पहली डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दी है। ये सब स्टडी करेगी कि कैसे सन के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो क्रिएट होते हैं, कैसे कोरोनल मास इजेक्शन होता है और इरप्शन भी कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो उन सब के ऊपर स्टडी करने का काम इसका यहाँ पर होगा। ये सब काम चाइना ने किया है। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो इंडिया के अंदर वही कंट्री के अंदर में जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे 6% ज़्यादा रेनफॉल 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक देखने के लिए मिली। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के अंदर 6% ज़्यादा रेनफॉल नॉर्मल की तुलना में हुई। ओके, बट अब ये नॉर्मल तो हो गई, लेकिन क्लाइमेट चेंज का कहाँ इम्पैक्ट दिखा इस पर। मतलब अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल में कमी होनी चाहिए थी। भाई रेनफॉल बढ़ेगी लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर चेंज होगी। आप देख सकते हो 188 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर डेफिशिएंट रेनफॉल यहाँ पर हुई है। ओके,
भाई 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल एक जैसी बारिश होनी चाहिए थी हर जगह पर, लेकिन ये जो वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है, दिस कॉल्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं और कहीं पर सूखा पड़ा है। तो यही तो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। आप ये ना सोचें कि पानी कम हो जाएगा, पानी पूरा पड़ेगा, लेकिन कहीं पर पड़ेगा, कहीं पर नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है वो अगस्त के अंदर में ड्रॉट से भारी हिट यहाँ पर हुआ और अचानक सितंबर के अंदर में भारी रेनफॉल हुई और भारी रेनफॉल होने के कारण फ्लड्स की कंडीशन यहाँ पर बन गई। बताइए। ओके, तो यही है वेरिएबिलिटी और इसी की वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब यहाँ पर हो रही है। फिर वो एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ेगा, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है। ओके, इसके अलावा डेंगू के केसेस एनसीआर रीजन में यहाँ पर जो है वो बढ़ रहे हैं, नेशनल कैपिटल में कह सकते हो। ओके, और डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार निकल करके आ रहे हैं। मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है, आपको पता है। ओके, इसमें समझाने की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी लगभग केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, बिहार में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ये हर साल का सिनेरियो निकल करके आता है। इसके बाद आगे बात करते हैं और लिखा हुआ है कोलेट्रल कैजुअलिटीज़। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताने की कोशिश हो रही है कि कोविड-19 हुआ उसके बाद जो हैं वो हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली कार्डियक एलिमेंट्स, उनके केसेस में लगातार वृद्धि हुई है। कुछ लोगों को हार्ट की डिजीज़ेज़ यहाँ पर लग गई हैं, तो वो बात जो है वो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में की गई है। अब ये नहीं पढ़ना कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ। ओके, ये भी नहीं पढ़ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी आपको नहीं पढ़ना। ओके, बस ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना भाई। समझो ज़रा कि कोविड-19 के इम्पैक्ट काफ़ी सारे हैं। ओके, लाइक मेंटल इम्पैक्ट भी हैं। ओके, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कह सकते हो, फिजिकल इम्पैक्ट कह सकते हो, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो उसी में एक इम्पैक्ट ये भी जोड़ लो, लेकिन इसके ऊपर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री से देयर इज़ अ perceptible rise in the number of patients reporting heart problems and in the case of heart attacks in the past 2 years। जब से कोविड-19 आया है तब से जो हार्ट के मरीज़ हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। ये बात आपको जस्ट यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो अभी ये नहीं पता चला है कि क्यों हो रहा है ऐसा कोविड-19 एरा के बाद में या फिर पोस्ट कोविड-19 के बाद में क्यों इतना राइज यहाँ पर हो रहा है। बट अभी इसके ऊपर स्टडी जो है वो यहाँ पर चल रही है कि कोविड-19 और हार्ट की प्रॉब्लम्स के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर है। ओके, तो कंट्री लेवल सिस्टम यहाँ पर बेसिकली देखा जाएगा। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। उनके हिसाब से 20% ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स हैव रिपोर्टेड चेस्ट पेन एंड सम 10% ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ पाल्पिटेशंस एट द 2-month फॉलोअप मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो लगभग 20% जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनके चेस्ट में प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं और जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट से। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके कुछ कॉजेज़ भी बताए जा रहे हैं। जैसे पहला कॉज ये निकल कर के आया कि जो पेशेंट हैं जिनमें पहले से ही कार्डियक प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी और फिर उनको कोविड-19 हो गया और वो हॉस्पिटल के अंदर में नहीं जाना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे, उनको ये सिचुएशन देखने के लिए मिली। तो पता नहीं कितना सही कितना गलत, बट ठीक है यहाँ पर दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दी गई है कि द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ द कोविड-19 इन्फेक्शन एक्चुअली वर्सनिंग द प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशन। तो कोविड-19 जो है वो पहले से एग्जिस्ट कार्डियक जो कंडीशंस है पेशेंट की उनको वर्स्ट कर दे रहा है। तीसरा ये भी देखने के लिए मिला कि बॉडी के अंदर में जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो यहाँ पर हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। ओके, इट ओकर्स इन द लेग्स, it can cause gangrene। okay, if it occurs in the brain it can lead to the brain stroke। और अगर ये हार्ट में होता है तो हार्ट के अंदर में ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे और हार्ट की फंक्शनिंग रुक जाएगी, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। ओके, तो ये सिचुएशन बेसिकली निकल करके आ रही है। फोर्थ ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी, जिसकी वजह से हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनको यहाँ पर लग गई और केसेस जो हैं वो बढ़ गए। खैर क्या सही है क्या गलत, बट आपको याद रखना है कि इस तरीके की कुछ चीज़ें तो निकल करके आती हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ और यहाँ पर लिखा हुआ है कल्टीवेटेड आइडिया और इसमें बेसिकली बात की गई है अर्बन फार्मिंग या अर्बन एग्रीकल्चर की। तो अर्बन एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्बन जो फार्मिंग है इसके अंदर में आप समझो कि लाइक वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो वो आ जाएगी,
या इंडोर फार्मिंग है तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगी। ओके, इसके अंदर में आप समझो कि माइक्रो ग्रीनिंग कर रहे हो तो वो इसके अंदर में आ जाएगी। तो इस तरीके कुछ चीज़ें अर्बन फार्मिंग के अंदर में आ जाती हैं। इससे जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो फूड इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आर्टिकल इस चीज़ के ऊपर बात यहाँ पर कर रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें आगे तो दिल्ली की बात दी गई है। दिल्ली में लगभग 60% जो मीट की डिमांड है वो सिटी ग्रोन प्रोड्यूस से होती है, यानी कि अर्बन फार्मिंग से यहाँ पर होती है। ओके, मिल्क की लगभग 25% डिमांड ऐसे ही यहाँ से पूरी होती है, और वेजिटेबल्स की 15% डिमांड जो है वो यहाँ से होती है। इसके अलावा अभी तक जो पॉलिसीज़ हैं लैंड यूज़ के लिए या फार्मिंग के लिए इन द नेशनल कैपिटल, वो अभी तक जो अर्बन एरिया के अंदर में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कल्टिवेशन हो रहा है, कुल मिला के जो अर्बन फार्मिंग हो रही है उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज नहीं करती है। ओके, तो बेहतर तरीके की पॉलिसीज़ लैंड यूज़ के लिए, फार्मिंग के लिए वो है नहीं मौजूद। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर समझना है। हाल ही में क्या हुआ है कि ड्राफ्ट सिटीजन्स पॉलिसी फॉर अर्बन एग्रीकल्चर इन दिल्ली जो है वो यहाँ पर सबमिट की गई दिल्ली गवर्नमेंट में। ओके, तो उसमें बेसिकली इसी चीज़ की बात हो रही है कि अर्बन फार्मिंग का कैसे एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क तैयार यहाँ पर किया जाए, कैसे प्रैक्टिसेस जो हैं उनको बेहतर किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए रेसिडेंशियल और कम्युनिटी लेवल पर। ओके, रूफ टॉप गार्डनिंग इसके अंदर में आ जाती है, किचन गार्डनिंग इसके अंदर में आ जाती है, या जो वैकेंट लैंड पड़ी हुई है उसको कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जाए अर्बन फार्मिंग के अंदर में। ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर में रखी गई हैं। ओके, तो इससे लोगों की फूड सिक्योरिटी हासिल होगी भाई, उनको यहाँ पर फूड, होम ग्रोन फूड बेसिकली यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन है, इन सब के कारण जो फूड इनसिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ रही है, बट अब ये धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा 2010 में रिपोर्ट आई थी MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा था कि 50% ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन जो अर्बन एरिया के अंदर में है वो एनेमिक है, मतलब उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो भी यहाँ पर कम ही होंगे। ओके, मतलब अंडर न्यूट्रिशन ही यहाँ पर होंगे। तो इन रिपोर्ट्स ने यहाँ पर ये रिकमेंड किया कि भाई अर्बन एग्रीकल्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा 2020 में UN का जो आपका FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा था कि अर्बन और उसके चारों तरफ यानी कि पैरी अर्बन फार्मिंग जो यहाँ पर होती है वो न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पॉवर्टी भी ख़त्म होगी और जॉब्स भी जो है वो यहाँ पर हासिल होंगी। ओके, इंडिया के अंदर में बात करें तो अर्बन फार्मिंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, हालांकि कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर स्मॉल स्केल इनिशिएटिव्स लिए हैं इस प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए। जैसे 2008 के अंदर में पुणे की जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने यहाँ पर सिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे कि लोगों को ट्रेन किया गया, उनको एनकरेज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत मतलब स्टेट्स ने ही, और स्टेट्स के अंदर में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर लिए गए। ओके, इसके अंदर में आप देखो इको फ्रेंडली इनपुट्स कैसे जो है वो अर्बन फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाए उसके बारे में बताया गया, कंपोस्टिंग कैसे की जाए, बायोगैस प्लांट्स का क्या रोल रह सकता है, उस सब के लिए सब्सिडी वगैरह का प्रोविज़न भी किया गया। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो। इसके अलावा ये ऐसे इनिशिएटिव आते हैं तो ये हमेशा ही वेलकमिंग रहेंगे, क्योंकि इनके पॉजिटिव बेनिफिट्स हमेशा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी के हर एक तबके पर पड़ता है। ओके, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर ज़रूरी होगा अर्बन फार्मिंग के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो पुणे का ये जो 2008 का इनिशिएटिव हमने यहाँ पर पढ़ा, फेल्ड टू टेक ऑफ ड्यू टू द पुअर इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल, तो लोगों का सपोर्ट इसको जो है वो नहीं मिल पाया। ये वाला जो इनिशिएटिव हमने यहाँ पर पढ़ा, ये इनिशिएटिव का लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं मिला, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट जो है वो नहीं दिया गया इसको, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो फेल होता हुआ नजर आया। तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक ये जो है वो स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। हाल ही में ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 भी जो है वो रिलीज़ किया गया, उसने भी जो है वो इस प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कदम जो है वो नहीं उठाए हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखो कि भाई हाँ अर्बन फार्मिंग चल रही है तो क्या सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ है देयर इज़ ऑल्सो ए नीड टू मेक अर्बन एग्रीकल्चर वायबल
फार्मिंग इन क्रैम्ड अर्बन स्पेसिस मार्क्ड विद वाटर स्केर्सिटी एंड पोल्यूशन इज़ नॉट ईजी। तो अर्बन एरिया में अपनी अलग प्रॉब्लम है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि भाई स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। चलो स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक बार को सोच लिया कि इंडोर फार्मिंग कर लेंगे या रूफ टॉप फार्मिंग कर लेंगे या फिर वर्टिकल फार्मिंग कर लेंगे, ओके, जिसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इन तीनों के अंदर में, ओके। तो ऐसी फार्मिंग कर लेंगे, बट फिर पता चलता है कि भाई वाटर की कमी है। चलो वाटर की कमी से निपटने के लिए हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, वो सब विधियाँ कुछ अपना सकते हैं, काम हो जाएगा। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है बट प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, सॉल्यूशन हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो अब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एकमात्र कह सकते हैं कि हर्डल यहाँ पर बची कि उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किसी तरीके से यहाँ पर हो जाए, ओके। तो बस ये पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो आप ध्यान में रखो। और इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि सॉइल की क्वालिटी, अगर सॉइल का यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज स्केल अर्बन फार्मिंग के लिए, और पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कम से कम हो, अदरवाइज़ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के केसेस या कह सकते हो कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के केसेस आपको लगातार देखने के लिए मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। खैर आगे चलते हैं और कुछ बड़े आर्टिकल की तरफ निगाह मारते हैं। तो यहाँ पर पेंडेमिक के बारे में बताया गया है, और कोविड-19 नहीं, ये अलग पेंडेमिक है जिसने लाइव स्टॉक सेक्टर को पूरी तरीके से तबाह किया। दो वायरस जो हैं वो हाल ही में देखने के लिए मिले जिन्होंने इंडिया को बेसिकली भारी लॉस यहाँ पर दिया है। पहला तो आपको पता है, दैट्स कॉल्ड द लंपी स्किन डिजीज़ कॉल्ड LSD, और दूसरा यहाँ पर जो है वो भी फैला, दिस इज़ कॉल्ड द अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ASF, ओके। तो ये दोनों वायरस जो हैं वो निकल करके आए, और अभी तो सिचुएशन ये लग रही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण और वायरसेस आने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। फैक्ट्स भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल वालों के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है, ओके, तो वो लोग भी ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करें सीधे सीधे फैक्ट की, तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो एक वायरस है, और वायरस की फैमिली है पॉक्स वायरस। ये वही फैमिली है, इससे पहले भी वायरस निकल करके आए हैं, जैसे शीप पॉक्स निकल करके आया था या फिर गोट पॉक्स वायरस निकल करके आया था। तो ये फैमिली जो है वो लगभग सेम यहाँ पर रहती है, ओके। ये जो डिजीज़ है ये जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, लाइक मच्छर वगैरह हैं, फ्लाइज हैं, टिक्स हो सकते हैं, ओके, तो ये इनके द्वारा यहाँ पर फैलती है। तो याद रखना, ब्लड सकिंग इंडेक्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, इनके सलाइवा या फिर कंटेमिनेशन वाटर फूड वगैरह पर बैठ जाएं जा करके, तो डिजीज़ फैलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो आपने सिम्टम्स देखे होंगे, बॉडी के ऊपर लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई के यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, ओके, मतलब खाल उभर करके आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर ये फटते हैं, ठीक है, और वुंड वगैरह में बन जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इससे मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। इंडिया के अंदर ये बहुत ही रैपिडली जो है वो फैला, ओके। लगभग 16 मंथ बाद जब इंडिया में पहला केस उड़ीसा के अंदर 2019 में रिपोर्ट किया गया था, उसके 16 मंथ के बाद लगभग 1.25 साल कह सकते हो, ओके, 1.5 साल कह सकते हो, डिजीज़ जो है वो आपकी बहुत तेज़ी से फैलने यहाँ पर शुरू हो गई, ओके। एज ऑफ सितंबर 23 द डिजीज़ हैज़ क्लेम्ड नियरली 0.1 million head of cattle and infected over 2 million in 251 districts across the 16 states। तो काफ़ी भारी जो तबाही है इस ने यहाँ पर फैलाई। जनरली अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 70 हज़ार के करीब कैटल्स जो हैं उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई, और बहुत से जो हैं वो यहाँ पर अफेक्ट भी हुए, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल करके आती है। नंबर ऑफ़ डेथ ड्यू टू द लंपी स्किन डिजीज़ वो 20 टाइम ज़्यादा था, 20 टाइम्स हायर था जो फैटेलिटीज़ इंडिया में पहले देखने के लिए मिली हैं। देखो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं, लाइक फूट एंड माउथ डिजीज़ है, हेमोहेरेजिक, और ये आपका सेप्टिकेमिया डिजीज़ है, एंथ्रेक्स है, ओके। ये सब डिजीज़ पहले भी आई हैं, लेकिन इनसे 20 गुना ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो आपकी इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से यहाँ पर हो गई, ओके। ऐसा जो इतनी भारी मात्रा में डेथ पहले किसी डिजीज़ से हुई हैं तो वो डिजीज़ का नाम है रिंडर पेस्ट, और इसकी वजह से ऐसी ग्लोबली इसको अब ख़त्म कर दिया है। रिंडर पेस्ट को 2011 में ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया है, लेकिन उसके बाद किसी डिजीज़ ने इतनी तबाही मचाई है तो वो है आपकी लंपी स्किन डिजीज़, ओके।
तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। याद रखना कि रिंडरपेस्ट जो डिजीज़ है उसको 2011 में एलिमिनेट कर दिया गया है। ये मैप दिखाया गया है कि कहाँ पर केसेस जो है वो निकल रहे हैं। जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ब्लू कलर के, वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हैं। इसके केसेस असम के अंदर में जनवरी 2020 में रिपोर्ट होने शुरू हुए, और लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस जो हैं वो उड़ीसा के अंदर 2019 में रिपोर्ट होने शुरू हुए। दोनों के दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। ओके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के ऊपर ये पूरी मैगजीन भी आई थी डाउन टू अर्थ की, वो डिटेल में कवर कराइए। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो उसमें जो थंबनेल है उस पर देखना, एक पर पिग बना हुआ होगा। ओके, तो उसमें जो है वो पूरा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में कवर किया गया है। यहाँ पर नहीं दिया गया, ओके, ज़्यादा लंपी स्किन के बारे में दिया गया है फिलहाल, तो उसको ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। प्रिवेंटिव वैक्सीन की बात करें तो कोई भारी क्योर हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके, बस प्रिवेंशन कर सकते हैं। करंटली हम जो पहले गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन तैयार की थी वो सब यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। ओके, लंपी स्किन से प्रोटेक्ट करने के लिए अगस्त के अंदर ICAR ने अनाउंस किया कि एक इंडिजीनियस वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। ओके, तो वैक्सीन का ये सीन यहाँ पर निकल करके आता है। और कुछ जगह पर क्या हुआ है कि जो कैटल लंपी स्किन डिजीज़ से यहाँ पर अफेक्ट हो गए, उनमें ब्लाइंडनेस के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब वो ब्लाइंड हो गई हैं। ओके, जो लाइव स्टॉक वगैरह है वो ब्लाइंड हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कोई कंफर्म कोज निकल करके नहीं आ रहा है, ना ही पहले इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है कि लंपी स्किन डिजीज़ के होने के बाद ब्लाइंडनेस होती है। बट यहाँ पर जो है वो केसेस निकल कर के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपका कॉर्नियल ओपेसिटी है उसके कारण ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो सकती है, बट हमें इतना डिटेल में याद नहीं रखना। बस याद रखो कि हाँ, ये एक साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं इस डिजीज़ के। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो FAO वगैरह ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि काउज़ जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती थी, जब वो लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्ट यहाँ पर हुई तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया। तो एक तो प्रॉब्लम ये ऊपर देखने के लिए मिली ब्लाइंडनेस की, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम हो गया। दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा ये भी कहा गया है FAO के द्वारा कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज़ एनिमल्स में बिकम डेबिलिएटेड फॉर अप टू द 6 मंथ। तो 6 मंथ तक जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन भारी ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर में। ये बात जो है वो इन्होंने यहाँ पर बताई। ओके, और ये ऐसा हो सकता है कि घाव जो हैं वो बन गए हों, और घाव बनने के कारण एनिमल ढंग से फीड ना कर पाए, और फीड नहीं करेगा तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल करके आई हैं। कुछ जगहों पर 26% ड्रॉप देखने के लिए मिला है मिल्क प्रोडक्शन में, कहीं पर 42% और कहीं पर 50% भी देखने के लिए मिला है। ओके, इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि डिज़ीज़ ख़त्म भी हो गई तो घाव वगैरह शरीर के ऊपर रह जा रहे हैं, मार्क वगैरह जो है वो शरीर के ऊपर रह जा रहे हैं, जो कि फर्दर डेटोरिएट होकर के उसकी क्वालिटी को यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रॉब्लम्स ये सब आप यहाँ पर याद रखिएगा। कंट्री के अंदर दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो हैं वो इस समय है, दिस कॉल्ड ट्विन थ्रेट। ओके, लंपी स्किन डिजीज़ तो आपकी इस समय है ही, इसके अलावा एक और लाइव स्टॉक डिजीज़ है, दैट इज कॉल्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें तो ये एक कंटेजियस हेमियोमोरोहेजिक वायरल इन्फेक्शन है। बेसिकली ब्लड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ये आपका जो है वो फैलता है। ओके, तो इसके अंदर में अगर हम बात करें तो ये किसको अफेक्ट करता है, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक या वाइल्ड पिग्स होते हैं या बोर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उस समय जब मैगजीन स्पेशल आई थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के ऊपर तब भी बताई थी, इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 100% यहाँ पर है। जितने भी पिग्स को होगा उन सब की डेथ जो है वो तय है। ओके, तो 100% मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। 1921 में पहली बार केन्या में रिपोर्ट हुई, फिर यूरोप, रशिया, चाइना, म्यांमार में फैली। इंडिया जो है वो इसको कुछ हद तक रोकने के लिए सफल रहा, लेकिन 2020 में ये इंडिया के अंदर में भी एंटर जो है वो हो गई। ओके, तो ये चीज़ें हैं। फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि OIE, इसने भी कुछ डाटा निकालने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कंट्रीज़ को कि कैसे डिजीज़ को रोक सकते हो या एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, बट कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं। ओके,
और ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंस देन अभी 17 स्टेट्स में लगभग ये डिज़ीज़ जो है वो फैल चुकी है, और इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैक्सीन जो है वो हमारे पास अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए नहीं है। ओके, और ये भी जो है वो ऐसे ही ब्लड सकिंग एनिमल लाइक टिक के द्वारा यहाँ पर फैलता है। ओके, और पिग की पॉपुलेशन को भारी मात्रा में जो है वो अफेक्ट करता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, पिग को जो है वो आपको मारना पड़ेगा ताकि आगे उसका इन्फेक्शन जो है वो ना फैले। ओके, तो उनको कल करना पड़ता है। तो दोनों की दोनों जो लंपी स्किन डिजीज़ है और अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, फुल्ली इंडिया के अंदर में अपने फूड जो है वो सेटअप कर सकी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर में ये फैल चुकी है। अगर कोई और नई डिजीज़ आ गई तो हम बिल्कुल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, भारी नुकसान जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कंट्री का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज़ इन्फॉर्मेटिक्स है, उसने कहा है, ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। ओके, कंट्री के अंदर एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो कि एनिमल डिजीज़ का सर्विलियंस कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। उन्होंने 13 प्रायोरिटी लाइव स्टॉक डिजीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि इन 13 जो लाइव स्टॉक डिजीज़ है, इनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। तो देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो कि ये सब 13 डिजीज़ के नाम है, लाइक एंथ्रेक्स है या फिर बेबेसियोसिस है। ओके, ब्लैक क्वार्टर है, इन सब के बारे में बताया गया है, और इसके केसेस भी दिए गए हैं पिछले 4-5 सालों में कौन से केसेस जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आए। इसमें से कुछ जो हैं वो जूनोसिस हैं, कुछ जो हैं वो जूनोसिस नहीं है। तो ये पॉइंट भी जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। और मतलब पूरा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पैथोजेंस है। ओके, बट ठीक है, जो इस समय चल रहा है उसको तो यहाँ पर याद रखो। ऐसी 13 डिजीज़ हैं, इन पर सर्विलियंस की भारी ज़रूरत हमें है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि इंडिया में क्या सिचुएशन है और वर्ल्ड में क्या सिचुएशन जो है वो निकल करके आ रही है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 11.5% ऑफ द इनकम जो कि छोटे फार्मर्स वगैरह हैं वो लाइव स्टॉक फार्मिंग से यहाँ पर आती है। 14.8% ऑफ द इनकम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की। ओके, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है और जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन है। अब ये इनकम का बहुत मतलब इस तरीके का डाटा है कि आप भी याद नहीं रख पाओगे, तो छोटे फार्मर्स ज़्यादा डिपेंड हैं। आप देख सकते हो कि 14.8% की इनकम यहाँ से आती है। इसके अलावा 6.9% ऑफ द इनकम ऑफ लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, उनकी इनकम लाइव स्टॉक फार्मिंग से आती है। तो डाटा को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया में लगभग 750 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो कि लाइव स्टॉक पर डायरेक्टली डिपेंड यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाटा जो कि इस बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूशन से आता है, जिसके नाम यहाँ पर है, अब इसका बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, NIVEDI इस इंस्टीट्यूट का नाम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके प्रोजेक्शन 2027 तक इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि हम 2027 तक लगभग 6 लाइव स्टॉक डिजीज़ का आउटब्रेक और फेस कर सकते हैं। ओके, मतलब ये आने के चांसेस हैं कि 6 अलग अलग और डिजीज़ इंडिया के अंदर यहाँ पर आए, और इनमें से 4 तो ऐसी होंगी जो कि पैरासाइट के द्वारा फैलेंगी। एक है आपकी फैसिलियोसिस, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, इसको हम कॉमन लीवर फ्लूक भी कहते हैं, और इससे जो गाल ब्लेडर वगैरह होते हैं या फिर बाइल डक्ट होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। ऐसी दूसरी डिजीज़ का नाम इन्होंने बताया थीलेरियोसिस। ओके, ये भी एक जो है वो आप देखो टिक बोन प्रोटोजोन पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और इससे फीवर होता है, लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं। तीसरी डिजीज़ जो इन्होंने यहाँ पर बताई वो है आपकी ट्राइपेनोसोमियासिस। ओके, तो ये भी एक एनेमी कोज कर सकती है या फिर लिम्फ नोड्स को एनलार्ज कर सकती है। और चौथी बताई इन्होंने बेबेसियोसिस, ये भी एक टिक बोन पैरासाइटिक डिजीज़ है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो पैरासाइटिक डिजीज़ है, इन चारों का नाम याद रखना। ओके, और इन चारों का नाम कम से कम जो है वो याद रख लेना। ऑलराइट, तो ये भी सब इस तरीके की डिज़ीज़ जो है वो निकल करके आती हैं। इसके अलावा 2 डिज़ीज़ और भी हैं, जो मतलब टोटल 6 बताई ना, एक 5वीं ये रही और छठी जो है वो आपकी ये रही। तो ये कुछ डिज़ीज़ के नाम वगैरह दिए गए हैं, हालांकि पूछे जाए के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी याद रखना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई, वो तो सब आपको पता है, बट यहाँ पर सब फैक्ट दिया गया है। लाइव स्टॉक मतलब आप समझो कि जो लाइव हैं, ओके, ह्यूमन नहीं है, लाइव हैं, और स्टॉक मतलब उनका इकट्ठा करना, उनको एज अ फार्म के रूप में इकट्ठा करना, तो ये काम यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर में आप देखो कैटल्स आ जाते हैं, बुफेलोज हैं, शीप हैं, गोट हैं, हॉर्स हैं,
पिग्स हैं, याक्स हैं, ये सब इसके अंदर में आ जाते हैं। कंट्री के अंदर 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से लगभग 536 मिलियन के करीब लाइव स्टॉक जो है वो हमारे पास मौजूद है। टोटल जीबीए में हिस्सा कितना है, 4.35% का हिस्सा है। और इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कैटल पॉपुलेशन को यहाँ पर जो है वो रखता है। इसके अलावा फार्मिंग दीज एनिमल वो पुअरेस्ट फार्मर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स हो जाती है, लाइव स्टॉक पर डिपेंड है। स्पेशली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर में एनिमल एक्ट एज अ इंश्योरेंस एज दे आर मोस्ट रेजिलियंस टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से इन एनिमल्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर में है। तो ये हमारा एक तरीके से क्लाइमेट इंश्योरेंस के रूप में वर्क करेंगे। ओके, तो इनका इम्पोर्टेंस समझने के लिए आपकी 2016 में पार्लियामेंट्री कह सकते हैं कमेटी यहाँ पर बनी थी फार्मर इनकम को डबल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि डेयरिंग, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर ये जो हैं वो कह सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ के इंजन हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने जो है वो रिपोर्ट के अंदर में बताई। वाइल सेक्टर हैज़ ग्रोन अ कंपाउंड एनुअल रेट, तो सेक्टर के अंदर में कंपाउंड एनुअल, ये बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर में जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है ना, वो एलाइड एक्टिविटीज़ यही सारी हैं। तो एलाइड एक्टिविटीज़ का पोटेंशियल काफ़ी है। इनकी ग्रोथ रेट भी यहाँ पर 8.15 की है, पिछले 5 सालों की ग्रोथ रेट देखें तो। ओके, और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी है, लेकिन कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्री प्रोडक्टिविटी लो है। इंडिया में अच्छी है लेकिन और कंट्रीज़ की तुलना में जो है वो प्रोडक्टिविटी लो है। वन ऑफ द मेन फैक्टर वो इसलिए है क्योंकि एनिमल की जो हेल्थ है उस पर हम काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और डिजीज़ के कारण जो एनिमल हेल्थ का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डामाडोल इंडिया के अंदर में मिलेगा। ह्यूमन हेल्थ का कंसेप्ट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो एनिमल हेल्थ की तो बात क्या करेंगे। ओके, खैर छोड़ो इन सब बातों को, आगे चलें। तो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया है और चार्ट के अंदर बताया गया है कि लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है किसी भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए, जो कि उसकी इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ओके, तो मार्जिनल फार्मर के लिए देख सकते हो, ओके, अलग अलग एरिया के लिए बताया है। जैसे कि किसी के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है तो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यहाँ से आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो लाइव स्टॉक से भी आ रहा है, यानी कि फार्मिंग ऑफ एनिमल से भी आ रहा है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ याद रखो कि भाई इनकम का एक सोर्स भी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चार्ट यहाँ पर दिया गया था और इस चार्ट के अंदर में बताया गया है लगभग 54 के करीब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका सर्वे यहाँ पर किया गया, और सर्वे के कारण पता लगा कि लाइव स्टॉक डिजीज़ जो फैल रही हैं, अब इंडिया के अंदर में भी सेम सिनेरियो रहेगा। ओके, इंडिया भी उसी लाइन पर जो है वो आपका रहता है, ओके, जिस पर अफ्रीका है। तो जैसी सिचुएशंस अफ्रीका के अंदर में रहेंगी, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में, ऐसी सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर में भी रहेंगी। तो लगभग ये पता चला कि जो लाइव स्टॉक डिजीज़ आ रही हैं उसके पीछे के कारण क्या क्या हैं। तो ये सारे कारण हैं जो यहाँ पर लाल रंग की पट्टियों में लिखे हुए हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, फूड प्राइस का इंक्रीज़ होना है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोज़ है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण डिजीज़ जो हैं वो फैल रही हैं, स्पेशली और जो लाइव स्टॉक डिजीज़ हैं वो, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा कारण है ट्रेड, ओके, और तीसरा कारण है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 3 कारण जो हैं वो आप याद रखो, वैसे खुद से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एविडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये सब हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो रेनफॉल के पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते हैं, कहीं पर फ्लड्स आती हैं, कहीं पर ड्रॉट्स आती हैं, कहीं पर हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ये सिचुएशन एक परफेक्ट ग्राउंड जो है वो पैदा करती हैं ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका ट्रांसमिशन यहाँ पर हो सके। ओके, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं जो कि इसको लगातार मॉनिटर कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के इन सिनेरियोज़ को, स्पेशली लाइक UNFCCC है। ओके, तो उसमें भी जो कोप मीटिंग्स होती हैं उसमें भी इन चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर किया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है कि 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ पर फोकस किया गया और पता चला कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मेजर कोज यहाँ पर है, जिसकी वजह से लाइव स्टॉक डिजीज़ जो हैं वो फैल रही हैं। ओके, और ये भी पता चला है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है लाइव स्टॉक डिजीज़ को 2 वेज में। पहला, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर होता है, जैसा कि हीट वेव्स इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिली। इसके अलावा दूसरा कोज ये भी है कि इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से
जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो लॉस है वो लाइव स्टॉक का हमें देखने को मिलता है। और तो और जो डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस हैं, वेक्टर्स हैं, वो भी उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो यहाँ पर स्पेशल हो जाता है, क्योंकि कंडीशन वार्म हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज के दौरान। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज जो है वो लाइव स्टॉक डिजीज़ को प्रभावित कर रहा है। इसके कुछ डायरेक्ट इफेक्ट भी हैं, लाइक हीट स्ट्रेस वगैरह के ज़रिए जो है वो इम्पैक्ट करता है। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी यहाँ पर जो है वो पड़ते हैं। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्टडीज़ जो हैं वो ये भी रिपोर्ट करती हैं कि डेट केसेस ऑफ अ मेस्टिसिस, ओके, तो ये एक तरीके की और डिजीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड द मेस्टिटिस, और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में। और ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी समर के दौरान बढ़ जाती है, जब भारी मात्रा में हीट वेव्स चलती हैं और एनिमल्स हीट स्ट्रेस को फेस यहाँ पर करते हैं। एनिमल्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको थर्मल इंजरी होती है, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो हैं वो लगातार समर के अंदर में जो है वो लाइव स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वो दिखाई नहीं दे रहे। ओके, क्लाइमेट चेंज के सारे इम्पैक्ट्स तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो पड़ेंगे लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, बट उनका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है और डिजीज़ के ट्रांसमिशन में। लाइक पास्टोरल एरिया के अंदर में बात कर सकते हैं, और ड्रोट जो है वो ट्रिगर करता है मोर फ्रिक्वेंट एंड लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। ड्रोट होगी तो सिंपल सी बात है कि कैटल्स जो हैं उनकी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन समझ सकते हो, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल माइग्रेशन। ओके, तो एनिमल्स का ये माइग्रेशन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, उनके बीच में नए डिजीज एजेंट्स जो हैं वो उभर करके आने शुरू हो जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह वायरस का ट्रांसमिशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो कि लोगों को दिखाई नहीं देगा, वो होगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें, ये तो सिर्फ ड्रोट का एग्जांपल है, ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो सकता है, प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी बढ़ने के कारण हो सकता है, फ्लडिंग के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, पैथोजेंस या फिर जो वेक्टर्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, उनका जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, उनके द्वारा कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन का जो रेट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, जिससे कि डिजीज़ का रिस्क भी यहाँ पर बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ जो है वो आपको इतनी यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखनी है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का क्या हाथ यहाँ पर है। इसके अलावा इंडिया भी पूरे रिस्क पर है। अगर हम एक संस्था दिस कॉल्ड ILRI, इंटरनेशनल जो लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए जो है वो वर्क करती है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया को बताया है कि इंडिया ऐसी 4 कंट्रीज़ में आता है जहां पर हाई जूनोटिक डिजीज़ का बर्डन निकल करके आता है। ये 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक है इथोपिया, एक है नाइजीरिया, एक है तंजानिया और एक है इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर जो जूनोटिक डिजीज़ का बर्डन है वो ज़्यादा निकल करके आता है, जिसकी वजह से इलनेस भी बढ़ेगी और डेथ भी यहाँ पर होगी। तो ये 4 डिजीज़ कौन सी हैं? जैसा कि बताया पहले भी, एंथ्रेक्स है, बेबेसियोसिस है, फैसियोलोसिस है, और ये आपकी मिल जाएगी स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो ये 4 डिजीज़ जो है वो फैलने के चांसेस यहाँ पर जो है वो नज़र आते हैं। मोर सच जूनोसिस वो निकल करके आ रहे हैं, और इंडिया में या तो ये एंडेमिक होंगे, एंडेमिक का मतलब कि इंडिया से ही फैलने शुरू हों। ओके, और लाइक आप देख सकते हो कि बुफेलो पॉक्स है, 2018 में इसके केसेस जो हैं वो इंडिया से फैलने शुरू हुए। ओके, तो बुफेलो पॉक्स है, ये भी जो पॉक्स वायरस फैमिली है उसका ही एक मेंबर यहाँ पर हो जाता है। तो इसके केसेस देखने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में निकलने शुरू हुए थे, कॉन्टैक्ट में जैसे ही बुफेलो के अंदर में आते थे कॉन्टैक्ट में तो ट्रांसमिशन हो जाता था। ओके, तो ये केसेस जो हैं वो एंडेमिक भी हो सकते हैं और दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्टेड भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इमेज भी काफ़ी अच्छी दी गई थी, इन्होंने बताया कि एनिमल्स से डिजीज़ फैलती हैं, तो जूनोटिक डिजीज़ यहाँ पर हो गई। जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है, तो वो हर जगह से हो सकती हैं। मतलब आप देखो कि अगर आपने एनिमल को डोमेस्टिकेट किया हुआ है तो वहाँ से ये सारे वायरस जो हैं वो फैल सकते हैं, दिस कॉल्ड द हैंड्रा वायरस, निपा वायरस या एवियन इन्फ्लुएंजा। लेकिन अगर आपने वाइल्ड लाइफ हंटिंग की, मान लो आपने एनिमल को पाला हुआ भी नहीं है लेकिन हंटिंग जो प्रैक्टिस है वो करते हो, तो HIV और इवोला फैल सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि हंटिंग भी नहीं करते, आप लाइव स्टॉक मार्केट में परचेजिंग करने के लिए जाते हो, एनिमल मार्केट लाइक चाइना में बहुत फेमस है। ओके, तो वहाँ से सार्स कोविड फैल सकता है, एवियन इन्फ्लुएंजा फैल सकता है। इसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ की फार्मिंग कर रहे हो तो
वहाँ से भी कोविड-19, रेबीज़ और ये सब फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से एनिमल ह्यूमन इंटरफेस हो सकता है, कोई पाल रहा हो, कोई हंटिंग कर रहा हो, कोई मार्केट में परचेज़ करने जा रहा हो, बट डिजीज़ तो फैलेगी। तो इसके लिए हमें जो है वो विजिलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सतर्कता की ज़रूरत है। और इसी सतर्कता के लिए हमने नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन 2020 में जो है वो लॉन्च किया था, जिससे जूनोटिक डिजीज़ की मूवमेंट हो सके, उसको थोड़ा सा हम जो है वो कंट्रोल यहाँ पर कर सकें। इसमें हम जितने भी लगभग 500 मिलियन की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हमारे पास है, उन सब की टैगिंग करेंगे, उनको 12 डिजिट का जो कह सकते हैं कि एक यूनिक नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, आपने गायों के कान पर लगा हुआ देखा होगा, वो पीले रंग का पत्ता होता है, ओके, तो वो क्या है, वो यही है, ओके। तो इसके अंदर में 12 डिजिट का आधार कार्ड लाइक नंबर जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। लगभग 245 मिलियन को ऐसा टैग भी कर दिया गया है, उन पर सारी डिटेल लिखी होती है। अगर नाम है बफेलो का या उसका, तो नाम भी लिखा होगा, बाकी एज, ब्रीड, ये सब चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई होती हैं, और सब कुछ मतलब आप पता कर सकते हो। तो उस कार्ड के ज़रिए जो है वो आप उस पर्टिकुलर लाइव स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि कौन कौन सी वैक्सीन्स दी गई हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन कितना करता है, या फिर लास्ट बार ब्रीडिंग कब हुई थी, वगैरह वगैरह चीज़ें, ओके। तो ये आईडी के ज़रिए बहुत सारे स्टेट्स को मदद भी मिलती है, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स में जो है वो मदद भी होती है, जो कि लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर हो जाते हैं। ये वैक्सीनेशन में भी मदद करेगा, डिजीज़ मॉडलिंग में भी मदद करेगा, सर्विलियंस में भी मदद करेगा, लाइव स्टॉक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा। हालांकि मोबाइल वेटेनरी यूनिट्स भी इसके अंदर में इंक्लूड की गई हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी मोबाइल वेटेनरी यूनिट्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि जा कर के जगह पर लाइव स्टॉक की मदद यहाँ पर करती हैं। और एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया है 1962, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो यूनिक आईडी यहाँ पर हो जाएगी, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगी लाइव स्टॉक की। ऐसे सब केसेस जो हैं वो निकल करके आते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, डिजिटल आर्किटेक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा एक लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड, बट हमें जो है वो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और एक बेहतर डायग्नोस्टिक सिस्टम की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक डिजीज़ को मॉनिटर करने में लगातार डिस्क्रिपेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा मोबाइल डिस्पेंसरी तो हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके। उनको स्ट्रेथन करने की ज़रूरत है, और विलेज लेवल पर जो पंचायत यहाँ पर होती हैं उनको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत यहाँ पर है, और सैम्पलिंग कराएं, उनको अवेयरनेस करें, ओके। और लाइव स्टॉक की जो हेल्थ है उसको विलेज लेवल पर मॉनिटर करने का काम भी जो है वो होना चाहिए। इसके लिए आप सोच सकते हो कि जो फील्ड किट्स हैं वो तैयार की जा सकती हैं, कुछ लोगों को इसके बारे में अवेयर भी किया जा सकता है कि आप इस प्रैक्टिस को करें, ओके। तो ये पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ आपका ये जो डिजीज़ वाला सिस्टम था ये ख़त्म होता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ओके। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर बेसिकली बताता है जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ओके, फिजियोलॉजी के अंदर में दिया गया, और इस बार दिया गया स्वीडिश साइंटिस्ट सवांटे पाबो को, ओके। और इन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, या फिर आप कह सकते हो जो होमिनिन्स हैं, ओके, जो ख़त्म हो गए या फिर एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ओके। तो उनका जो जीनोम है उनकी डिस्कवरी बेसिकली यहाँ पर जो है वो की गई है। तो इतना भी सफिशिएंट है अगर आप इसके बारे में याद रखो। बट देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और आर्टिकल में ये बताने की कोशिश हुई है कि जैसे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, तो आगे आने वाले समय में हम भी एक्सटिंक्ट होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, ओके। प्लैनेट का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम जो है वो अगले होंगे जो कि एक्सटिंक्ट यहाँ पर होंगे। तो लिखा हुआ है हार्ड टू इमेजिन ह्यूमंस विल गो एक्सटिंक्ट। तो यस, ये सिचुएशंस जो हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रही हैं कि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स होगा, लेकिन ये कितना भारी तबाही मचाएगा इसका अंदाज़ा हमें अभी नहीं है। तो हम क्या हैं, हम हैं होमो सेपियंस, ओके। और ये भी धीरे धीरे जो है वो एक्सटिंक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। इन मोस्ट केसेस पॉपुलेशंस जो हैं वो या तो स्मॉल थी, जो हमसे पहले लोग रह गए, ओके, हैबिलिस हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकते हैं, ओके। तो वो लोग क्यों ख़त्म हो गए, कहा जाता है कि या तो उनकी पॉपुलेशन छोटी थी या फिर लिमिटेड एरिया में रहते थे, और कुछ के बारे में हम नहीं भी जानते कि क्या हुआ, बट एक अंदाज़ा है कि कंपटीशन हुआ होगा, उनसे तेज़ लोग वहाँ पर आए होंगे, उनसे बुद्धिमान लोग वहाँ पर आए होंगे, और पिछले जो लोग हैं उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया होगा, ओके। तो ये बात जो है वो बेसिकली कंपटीशन पर आकर के टिकती है कि सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बड़ा होगा, और एक जो पिछला बेसिकली एंसेस्टर थे वो यहाँ पर धीरे धीरे
ख़त्म जो है वो यहाँ पर हो गए। ओके, ये सब जो सिलसिला है वो अफ्रीका से शुरू हुआ और पूरे दुनिया में जो कह सकते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो अफ्रीका जो है वो ओरिजिन के रूप में निकल करके आया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। द ह्यूमन स्पीसीज इज़ वेरी क्लेवर एंड एडेप्टेबल, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, बट हम जो है वो पुअर सेंस रखते हैं, हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ ध्यान यहाँ पर नहीं दे सकते। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो हमें कोलैप्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाएंगे। अलग अलग सभ्यताएं हिस्ट्री के अंदर में ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज नहीं किए, और यही बात जो है वो बताने की कोशिश ये जो हैं आर्टिकल में यहाँ पर कर रहे हैं कि वर्तमान में भी हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है। ओके, भारी मात्रा में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, तो वही जो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल यहाँ पर इस समय हो रहा है, तो हम भी एक कोलैप्स को फेस यहाँ पर करेंगे, बट ये नहीं पता कि वो कितना खतरनाक यहाँ पर होगा। वी आर नाउ फुल्ली इन द रियल ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, इस समय हमारा जो है वो कल्चरल कह सकते हैं कि एवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, और ना कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एक लॉन्ग टाइम पीरियड में होता है। ओके, अभी हम जो है वो फिलहाल एक कल्चरल एवोल्यूशन को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। वी आर बिगिनिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर बायोलॉजिकल डेस्टिनी, जबकि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम जी भी नहीं रहे हैं, इस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को हम लगातार चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स के थ्रू, जिसमें हम डीएनए वगैरह को चेंज करते हैं, जिसको जीन एडिटिंग। ओके, उसके जरिए हम अपने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम उसमें जी भी नहीं रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह के ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उन सबको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ओके, बट ठीक है, यहाँ पर दी गई हैं तो जैसे समझा जाता है उसको समझ लेते हैं। वी विल कंटिन्यू टू सोल्व अवर मेडिकल एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स, तो इस तकनीक के जरिए हम अपनी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ़ वी कैन मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवर रिसोर्सेज इन अ वे। कुल मिला के जो आम लोग हैं, मतलब यूपीएससी के सिंपल एस्पिरेंट हैं, वो ये समझ लो कि रिसोर्सेज को अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो जो स्टेबिलिटी है वो हम यहाँ पर नहीं मेंटेन कर पाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ से ही आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा सार है, आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया भर के अंदर में ग्लोबली चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर होता है। ओके, लाइक कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलेंगे, वहाँ का एडेप्टेशन करेंगे, उनके शरीर के अंदर में चेंजेस होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज के कारण एवोल्यूशन बहुत समय से होता हुआ आ रहा है, जब से जो है वो बेसिकली अर्थ सिस्टम डेवलप हुआ है, या फिर ह्यूमन एंसेस्टर्स जो हैं वो बनने शुरू हुए हैं। ह्यूमन एंसेस्टर्स सेपरेटेड फ्रॉम ए ब्रांच कंप्राइजिंग ऑफ चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, पहले चिंपैंजी और गोरिल्ला होते थे, फिर जितने भी लोग दो पैरों पर चलना शुरू हुए उन सभी को हम जो है वो एक टर्म का नाम देते हैं, जिस इज कॉल्ड होमिनिन। होमिनिन के अंदर में वो सभी आ जाते हैं जो कि सीधे खड़े होकर के चल सकते थे, जो कि वॉक अपराइट कर सकते थे। तो ये सब चेंजेस क्लाइमेट चेंज के कारण ही यहाँ पर हुए हैं। शुरू से ही क्लाइमेट जो है वो चेंज यहाँ पर हो रहा है। हम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उभर करके आए, सब क्लाइमेट कंडीशंस के कारण में। ओके, और फिर ओशियन डेवलपमेंट जो है वो सब यहाँ पर शुरू हुआ। ओके, इफ़ यू लुक एट द लाइफ एज अ ट्री, द ब्रांचेस कीप चेंजिंग अंटिल ह्यूमंस रीच द पर्टिकुलर ब्रांच। द बैक्टीरिया दैट डिड नॉट चेंज परहैप्स लिव्ड इन एनवायरनमेंट दैट वाज कांस्टेंट, सो दे स्टेज द सेम। कुछ नहीं कह रहे, आगे बढ़ो। ओके, इसके अलावा कुछ और ख़ास पॉइंट निकलते हों तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि क्लाइमेट चेंज के कारण देखो ड्रामेटिक चेंजेस यहाँ पर हुए, लाइक ब्रेन साइज़ जो है वो चेंज हुआ। ओके, ब्रेन साइज़ ऑफ अवर एंसेस्टर जो कि लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ओके, उन सब के अंदर में उनका जो ब्रेन साइज़ था वो एप लाइक था। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण वो साइजेज जो है वो चेंज हुए, लाइक ब्रेन साइजेज में चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिले। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंजेस। तो सेम बातें लिखी हुई हैं, आपको बस सार समझने की ज़रूरत है, बाकी एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पढ़ना था वहाँ पढ़ा, जहाँ नहीं पढ़ना है वहाँ इग्नोर मारो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे सर्वाइव हुए, हंटर गैदरर बने, फिर चेंज हुई डाइट, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज हुई, हंटिंग चेंज हुई, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो और ज़्यादा यूज़ में आने लगा। ठीक है,
जो उसके अनवांटेड पार्ट थे या फिर अनयूज्ड पार्ट थे वो यहाँ पर ख़त्म होने शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये सब चीज़ें शुरू हुई। ओके, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनका ब्रेन कैपेसिटी कुछ और थी। ओके, और जो होमो हैबिलिस थे उनकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ही कम थी। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें निकल करके आती हैं, कहीं कोई क्वेश्चन निकलने के चांसेस लगते नहीं। प्रेजेंट डे के सिनेरियो में भी हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं। ओके, लिखा हुआ है कि वी सीन जेनेटिक चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस, और ये चेंजेस जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी हो रहे हैं। लाइक जैसे कोल्डर क्लाइमेट है तो एस्किमो जो लोग होते हैं वो कोल्डर क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। ऐसे ही तिब्बतन्स हैं तो ऑक्सीजन का कम लेवल होता है तो उसमें भी सर्वाइव यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल कॉल्ड एडेप्टेशन। ओके, और क्लाइमेटिक एडेप्टेशन कह सकते हो। ये जो है वो जेनेटिक चेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी और उनके अंदर में कुछ ऐसा एवोल्यूशनरी सिस्टम डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से वो खुद में ही ऐसे पैदा हों कि ऑक्सीजन के कम लेवल में सर्वाइव करने की आदत उनको पड़ जाएगी। तो जेनेटिक चेंजेस एक लंबे समय में यहाँ पर जो है वो होते हैं। खैर, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं और लिखा हुआ है 5G के बारे में। तो देखते हैं कि 5G के बारे में आखिर क्या बताया गया है। 5G को हाल ही में रोल आउट किया गया, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। इंडिया ने हाल ही में 5G को लॉन्च किया, लगभग 1 अक्टूबर को ये काम यहाँ पर हुआ। ओके, और लगभग 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पहले ही 5G को रोल आउट कर दिया है। हम अब जा कर के इस काम को कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, किया तो सही। ओके, तो 5G जो है वो इंडिया में चल रहा है। पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है 5G को लेकर के। ओके, लाइक पहली बड़ी समस्या तो ये है कि इसको रोल आउट करने से पहले जो इसके प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे। लाइक आपने सुना होगा कि स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग वगैरह हो रही है। ओके, 5G के लिए तो स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शनिंग के प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कोई भी बिड जो है वो इनको मार्च के अंदर में नहीं मिली। इन्होंने मार्च में बिड ओपन की थी, इनको टोटल मिला करके 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इतने प्राइस रखे कि कोई भी कंपनी जो है वो मार्च के अंदर में इस ऑक्शन में बिड नहीं लगा पाई। लेकिन अब हाल ही में फिर से बिड यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई, तो अपने जो मुकेश भाई हैं वो यहाँ पर गए और उन्होंने जो है वो इस पूरे स्पेक्ट्रम को परचेज़ यहाँ पर कर लिया। बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर देना पड़ा। खैर, हमें उस सब चीज़ मतलब नहीं, बट याद रखना कि इंडिया की पॉलिसी के अंदर में ये एक गैप है जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं ईज़ ऑफ डूइंग हासिल नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है और हमारे पास जो फाइबर नेटवर्क की सुविधा है वो भी पूरी नहीं है, और इंटरनेट के ट्रांसमिशन के लिए स्पेशली। ओके, तो 5G एक 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क हो गया और पूरी दुनिया में मल्टी गीगाबाइट स्पीड जो है वो इसके ज़रिए यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा लोग एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएंगे। जितने भी मोबाइल हैं, डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब डाटा के ट्रांसमिशन में, रिसीविंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। डाटा का ट्रांसमिशन हुआ, उधर रिसीव हुआ, तुरंत डाउनलोडिंग, ये सब काम जो है वो फास्ट टू फास्ट यहाँ पर होंगे। इस समय हमारे पास 4G मौजूद है जो कि कंट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा स्पीड देता है, लेकिन धीरे धीरे 5G जो है वो अवेलेबल होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और यहाँ पर याद रखना कि 5G का सारा मार्केट लगभग चाइनीज़ कंपनीज़ ने यहाँ पर घेरा हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि चाइना इस क्षेत्र में भी हमसे आगे है। तो चाइना के पास 5G से रिलेटेड बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो मौजूद हैं, जिसको IPR। ओके, मतलब 5G से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर बनी हैं उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ ने हाथ यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा वो 6G की तरफ भी यहाँ पर चले गए हैं, जिसमें हम लगभग अभी 10 साल पीछे हैं। ओके, तो ये सुप्रीमेसी दिखाता है स्पेशली चाइनीज़ कंपनीज़ की, बट इंडिया को भी जो है वो अपना पॉलिसी को बेहतर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर हाथ जो है वो यहाँ पर मारा जा सके। ओके, तो ये इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये मैटर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैटर करते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को इंडिया लीड करेगा। तो ऐसे कैसे लीड करेगा भाई? ठीक है, जब हर चीज़ में चाइना आगे होगा तो फिर हम कैसे लीड करेंगे IR 4.0 को? तो ये कुछ सिचुएशन निकल कर के आ रही है कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, उसमें इंडिया को भूमिका निभानी चाहिए और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। हर जगह हमें 5G की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर उसके राइट्स किसी और के पास होंगे तो हमें भारी पैसा देना पड़ेगा उन राइट्स को परचेज़ करने के लिए, और वहाँ पर हम मात खा जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी नुकसान में जो है वो हम यहाँ पर जिएंगे अगर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिली। तो 5G टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली इस समय काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो जाती हैं। फ्यूचर की डिमांड के रूप में 5G टेक्नोलॉजी उभर करके आ रही है, तो हम इसको किसी दूसरी कंट्रीज़ के पास नहीं रहने दे सकते। अब तो जो ले लिए गए राइट्स वो गए। ओके, बट
ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। What this implies is that industries where connectivity matters will be relying hugely on the standardized and patented standards. This is called SEPS, Standard Essential Patents. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए पेटेंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे और ये कुछ ऐसे पेटेंट्स होंगे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजीज़ का रोल यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ये इनको यहाँ पर कहा जाता है स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स। ये इसेंशियल होते हैं और मतलब लोगों के सर्वाइवल के लिए भी कह सकते हो, ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। कोर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जितनी भी बनेंगी वो 5G के ऊपर बेस होंगी। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम जितने ज़्यादा इस तरीके के पेटेंट्स ले पाएँ उतना बेहतर रहेगा। हमें इधर उधर रॉयल्टी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के परचेज़ के लिए। तो यही है कि लाइसेंस वगैरह के लिए फिर रॉयल्टी देने की ज़रूरत पड़ती है। जिसके पास 5G होगा वही सोने में तोला जाएगा, ओके, ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। और चाइनीज़ जो है वो इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स को पहले ही जो है वो लपेट करके बैठे हुए हैं, ओके। लाइक 5G और 6G टेक्नोलॉजी भी इन्होंने घेरी हुई हैं। कुछ एनालिसिस की माने तो चाइना जो है वो इसमें काफ़ी आगे निकल करके आ रहा है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5G लॉन्च करने के एक दिन बाद ही 6G के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कंट्री के अंदर में की गई कि अब हम जो है वो 6G की तरफ चलेंगे तुरंत, क्योंकि पहले ही पीछे चल रहे हैं तो हम और ज़्यादा पीछे जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकते। पॉलिटिशियंस ने इस तरीके के कुछ क्लेम यहाँ पर जो है वो किए हैं, बट ये क्लेम्स जो हैं वो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर में किए गए, तो हो सकता है कि इनको सीरियसली जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाए। इसके अंदर में एक बात और याद रखनी है आपको कि इंडिया का जो 6G का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा वो IIT हैदराबाद के द्वारा रन किया जाएगा। ये इंडिया का जो 6G प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर लीड कर रहा है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, IIT हैदराबाद इसमें जुड़ा हुआ है। 2019 के अंदर में साउथ कोरिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना जिसने जो है वो 5G को लॉन्च किया। PT के पॉइंट्स है जहाँ पर भी स्टार लगाता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ओके। और इस समय लगभग 70 कंट्रीज़ के पास में ये मौजूद भी यहाँ पर है, तो इससे 6G भी आगे यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं, ओके। तो सेलिब्रेशन मनाने की ज़रूरत है, 5G लॉन्च किया है, लेकिन साथ में हमें 6G के लिए जो कमियां 5G के दौरान रह गई उनको पूरा करने की ज़रूरत भी यहाँ पर है। तो जिससे इंडिया जो है वो चाइना को सरपास ना कर पाए तो कम से कम साथ साथ तो चले, ओके। तो कमिंग ईयर्स में ये चीज़ें देखने के लिए मिलनी चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें केमिकल के बारे में डिटेल में मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द बिस्फेनॉल ए। ये केमिकल है, प्लास्टिक बॉटल्स में स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी मतलब नुकसान भी कर रहा है। और देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर, ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। बिस्फेनॉल जो ए है, ये पूरा नाम है इसका, इसको आप BPA लिखते हो, बिस्फेनॉल ए, ओके। तो ये केमिकल है और हर जगह पर यूज़ यहाँ पर होता है। आप देख सकते हो कि देखो, दिस केमिकल दिस इज़ वाइडली यूज टू सॉफ्टन प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये ह्यूमन के इम्पैक्ट में आए तो उसका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, हॉर्मोन्स जो हैं उनको इंटरफेयर करता है, ब्रेन्स में डिफेक्ट जो है वो पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो फोइटस हैं या इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका ब्रेन वगैरह भी डैमेज यहाँ पर हो सकता है। तो ये कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी जो है वो यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकता है बाय द वेक्टर बोर्न डिजीज़, ओके। ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर में केमिकल्स वेक्टर बोर्न डिजीज़ के कारण भी फैल सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात आगे करें तो इट एस्टेब्लिश्ड दैट द ह्यूमन मेड केमिकल, इसकी वजह से जो आपका है सदर्न हाउस मॉस्किटो, उसका जो ब्रीडिंग टाइम है वो शॉर्ट हो गया है। पहले आप इसी बात को समझ लो कि क्या बात यहाँ पर हो रही है, ओके। तो जो मॉस्किटो है उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, अपना एक ब्रीडिंग पीरियड होता है, लेट से 2 डेज़ का ब्रीडिंग पीरियड हो, ओके। तो यहाँ पर बिस्फेनॉल ए के कारण जो है इनकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग उस लाइफ साइकिल के दौरान करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप याद ये रखोगे कि बिस्फेनॉल ए या और जो केमिकल्स हैं
ओके, उनके कारण में जो मॉस्किटो हैं या फिर और पैरासाइट हैं उनका एक्सप्लोजन जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ जाती है और लाइफ साइकिल जो है वो उनकी छोटी यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो इसी तरीके के केसेस जो हैं वो रिफ्ट वैली फीवर में देखने के लिए मिले, या फिर वेस्ट नाइल वायरस है वहाँ पर भी देखने के लिए मिले, एवियन पॉक्स वगैरह आया तो उसमें भी केसेस देखने के लिए मिले। ओके, तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत सारी जो वेस्ट वाटर कनाल्स हैं वो इस तरीके के केमिकल्स से भरी पड़ी हैं। तो वो जो साइट्स हैं वो मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो यहाँ पर जो है वो सरवाइव मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो यहाँ पर उनको मिल जाएगा, यानी मॉस्किटोज़ को, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये बात जो है वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कंसंट्रेशन ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी नहीं है। ओके, फाइंडिंग्स जो हैं वो यूनिक हैं टिल डेट। बीपीए बिस्फेनॉल ए इज़ नोन टू इम्पेयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। देखो, मॉस्किटो की तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, लेकिन जो और मेराइन ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये खतरनाक है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो पैरासाइट के लिए अच्छा है, उनकी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ेगी, लेकिन लाइफ साइकिल छोटी हो जाएगी। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनके अंदर में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो सब हर्ट यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा लाइक कॉमन फ्रूट फ्लाई वगैरह है, तो उसके अंदर में जो उसके प्यूपेशन के दिन हैं या फिर अर्लियर डेवलपमेंट है, ओके, और शुरुआती यानी कि जब वो छोटा होता है, पैदा होता है, तो उससे एडल्ट होने के जो बीच का समय है वो सब डिले हो जाता है। ओके, सिचुएशन मिलती है इस तरीके की। इसके अलावा कुछ और फ्रूट फ्लाइज हैं, उनमें भी इम्पेयरमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ें देखो, ये सब कुछ दिखाया गया है कि बिस्फेनॉल ए का अगर पर लीटर में 1 mg का कंसंट्रेशन यहाँ पर हो तो वो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को छोटी कर देता है। 13 दिन से लेकर के 10 दिन की 13 दिन की साइकिल होती है, उसको 10 दिन की कर देता है। तो इस पर्टिकुलर दौरान में उसका जो लाइफ साइकिल छोटी हो गई, लेकिन जो ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी पूरी साइकिल दिखाई गई है, भाई इतना जानने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल पॉइंट है, व्हाट इज़ द बीपीए। ओके, सिंपल, ये आपको बताया। इसके ह्यूमन इम्पैक्ट आपको पता चल गए। पैरासाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बर्ड्स हो सकते हैं या फिर मेराइन ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशली पानी में ही जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट। ऑलराइट, तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ए टाइमली फिक्स, और इसके अंदर इंडिया का खुद का होम ग्रोन क्रॉप सिमुलेशन मॉडल जो है वो डेवलप किया गया है, जिसकी मदद से हम क्रॉप फोरकास्ट कर सकते हैं या क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट हैं यील्ड पर उसको रियल टाइम फोरकास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उसके अंदर सबसे भारी गर्मी वाला मार्च जो है वो हाल ही में देखने के लिए मिला। IAR दिल्ली के कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर स्टडी भी की और उन्हें पता लगा कि पंजाब हरियाणा के अंदर में क्रॉप प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम हुआ है और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो रहा है। लाइक इन्होंने बताया कि पंजाब में 6 से 10% यील्ड कम हो गई, हरियाणा में 4 से 5% यील्ड जो है वो कम हो गई। ऐसी सब प्रेडिक्शंस जो हैं वो पहले से ही लगाई गई और ये हुआ भी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुआ भी। करंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के पास, यानी कि कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसके पास वो हमारे पास ऐसा फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं है जो कि हीट वेव्स या अदर जो वेदर कंडीशन है उसके कारण कितना क्रॉप लॉस होगा उसकी फोरकास्टिंग कर सके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे पास इस तरीके का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है जो कि ये बताए कि क्लाइमेट चेंज के कारण कितना क्रॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, उसकी फोरकास्टिंग यहाँ पर पहले से ही हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है वो ऐसा सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसकी अभी डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ सिस्टम मौजूद हैं, जैसे मतलब इससे अलग, लाइक आप देख सकते हो कि प्री हार्वेस्ट फोरकास्ट सिस्टम हमारे पास है। प्री हार्वेस्ट फोरकास्ट, ओके, तो ये सिस्टम हमारे पास है 8 मेजर क्रॉप्स के लिए है। ओके, ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाटा को यहाँ पर देता है। ओके, तो फोरकास्ट यहाँ पर निकल करके आती है स्पेशली ड्रॉट इवेंट्स के लिए, लेकिन और जो वेदर कंडीशंस हैं उसके लिए नहीं निकल करके आती। तो ये एक कमी है। ये महाबोलिस जो नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर है, ओके, उसके द्वारा ये फोरकास्टिंग दी जाती है, बट सिर्फ ड्रॉट के लिए हैं और के लिए नहीं है। लेकिन जो अब डेवलप की गई है IARI साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका नाम है इन्फो क्रॉप वर्जन 2.1,
वो जो है वो बाकी के सारे जो डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए भी फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर देती है। तो याद रखना ये इस तरीके से है, ये आपकी ये रहा, ठीक है, ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ओके, टूल्स कह सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर है और इसको जो है वो 2015 में बेसिकली डेवलप किया गया था और अब इसका नया वर्जन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो मॉडल डेवलप किया गया है वो 1976 से लेकर के 2100 तक के जो प्रोजेक्शंस हैं वो यहाँ पर दे सकता है, ओके। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें कि कंट्री में क्लाइमेट चेंज के कारण में क्या वल्नरेबिलिटी रहेंगी, क्या रिस्क रहेंगी, उनको डिटेल में देने का काम भी ये मॉडल जो है वो यहाँ पर कर सकता है। बट अभी इसके ऊपर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, ओके। तो अगर हम बात करें आगे, तो कुछ गवर्नमेंट्स या जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इन मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकती हैं प्रोजेक्शंस के लिए कि भाई कितनी यील्ड का लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस मैनेजमेंट कर सकती हैं, या गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ वगैरह सब अवेलेबल करा सकती हैं। प्री सीज़न में या इन सीज़न में कितनी क्रॉप यील्ड कैसी रहेगी, वो एक्यूरेसी जो है वो इन्फो क्रॉप के द्वारा जो है वो सही की जा सकती है। तो इसका सक्सेस रेट भी लगभग 85% के करीब एक्यूरेसी आती है कि हाँ भाई इतना जो है वो रह सकता है। ये हमारा खुद का है, दूसरी कंट्रीज़ के पास में भी है, लाइक ये सब दिए गए हैं, यूएस का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, और ये सब डायनामिक मॉडल्स ही हैं जो कि रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दूसरी कंट्री का मॉडल यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें अपना सारा डाटा डालना पड़ता है, तब जा कर के चीज़ें जो है वो मिलती है। सारा डाटा लाइक टेम्परेचर वेरिएशन कितने हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी का क्या सिनेरियो है। बट अगर हम अपना खुद का जो सिस्टम डेवलप कर लें, लाइक इन्फोग्राफ जैसा कर भी लिया है, तो उससे में जो है वो एक बार डाटा डालने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है और बार बार इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। हाँ, हमारा जो मॉडल है वो दूसरी कंट्रीज इस्तेमाल कर सकती हैं, बट उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये चीज़ें लगभग 11 क्रॉप्स के लिए ये जो है वो अभी सूटेड है, इज़ मोर सूटेड फॉर इंडिया। और लाइफ साइकिल डाटा 11 वेराइटीज़ के लिए दे सकता है, जो कि वेराइटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, ओके। तो ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है और ये पॉइंट्स याद रखना। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारा डाटा की ज़रूरत एक बार में पड़ती है, तो ये सब डाटा जो है वो आप इसके अंदर में डाल दो और ये जो है वो आपको बता देगा कि भाई कितना क्रॉप एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हैं, फ्रीली अवेलेबल है IARI की वेबसाइट पर। कोई भी फार्मर है, इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर हो सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। इस समय लगभग 46 कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसको यूज़ यहाँ पर कर रही हैं, ओके, मॉडल को डाउनलोड कर चुकी हैं। और मार्च 2018 में बांग्लादेश वगैरह ने भी इसका यूज़ करके क्रॉप असेसमेंट यहाँ पर किया। तो ये कुछ सक्सेस भी देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको याद रखनी है, ओके। कुछ समय लगता है मॉडल को डेवलप करने में, बट एक बार मॉडल अगर डेवलप हो गया तो डाटा का जो गैप यहाँ पर है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। 2004 में आप देखो कि इन्फो क्रॉप का वर्जन 1 लॉन्च किया गया था और अब जाकर के 2.1 तक लॉन्च कर दिया है। तो ये सब पॉइंट्स थोड़े थोड़े से याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन इसी पे नहीं पूछ देंगे। रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लिख करके, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना। इसके बाद अगले आर्टिकल पर चलें तो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक रीइंफोर्समेंट। ये हर बार इस तरीके का आर्टिकल निकलता है कि कोई एक कंपनी होती है और वो ऑर्गेनिक फार्मर्स को मदद करती है अलग अलग फील्ड के अंदर में, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ फार्मर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की लेकिन उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एक कंपनी है दिस इज कॉल्ड द बिग बास्केट, जो कि एक सुपर मार्केट है, ऑनलाइन वर्क करता है। इन्होंने जो है वो इन प्रोडक्ट को अपनी साइट पर डाल करके वर्क करने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। हार्वेस्टिंग हुई, कलेक्शन सेंटर में गए, मदर सेंटर्स होंगे सिटीज़ के अंदर में, फिर बड़े स्टोर होंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा, और इस तरीके से ये लोग मदद करते हैं। तो थोड़ा ये भी आपको डिटेल में नहीं जाना कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, बट ये समझो कि कंपनीज जो हैं वो अब मदद कर रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रमोट कर रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यहाँ पर उगाएं, उसकी मार्केटिंग का काम जो है वो हम पर छोड़ दें, ओके। कंज्यूमर वगैरह तक पहुँचाने का काम इनका रह जाता है, आपको प्रोडक्शन करना है। तो ऐसा सपोर्ट जब मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में जो एरिया है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा और उसके बेनिफिट एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को होते हैं, ओके। तो इसी के साथ ये आपकी मैगज़ीन जो है वो कंप्लीट होती है।
लगभग सारे आर्टिकल्स, लगभग क्या सारे ही आर्टिकल्स कवर कर लिए गए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। और अगर आपको इसकी ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो उसकी कीमत 15 रुपीज़ अब जो है वो यहाँ पर रखी गई है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे एक्सेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू गेट ओरिजिनल पीडीएफ। उसको आप खोल करके एक बारी देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो ओरिजिनल मैगज़ीन को एक्सेस करते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर पसंद आई तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।